हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अल्टीमेट मांगा एक्सप्लेनर चैनल। दोस्तों ये मेरा नया चैनल है क्योंकि किसी वजह से मुझे अपना पिछला चैनल छोड़ना पड़ा। उम्मीद है कि आप सब मेरे इस नए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें युमसुक को दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए हवा में इधर उधर घुमाता है। फिर वो हंसता है। अचानक वो चौंक जाता है और कहता है क्या। दूसरी तरफ वो स्वॉर्ड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और युमसुक पर आकर गिरती है। युमसुक बहुत मुश्किलों से इस स्वॉर्ड को डोज करता है। फिर वो फनी सा चेहरा बनाते हुए गुस्से से कहता है लानत हो। थोड़ी देर बाद युमसुक तलवार को सही से कंट्रोल कर रहा होता है। कभी उसे हवा में लहराता, कभी उसे पानी में भेजता। फिर उस स्वॉर्ड को हाथ में पकड़कर ऊपर उठाता और कहता 13 फॉर्म सेलेस्टियल कैनन मूव। ये कहते ही दो स्वॉर्ड नमूदार होती है जो युमसुक पर हमला करती हैं। युमसुक उसे स्वॉर्ड से डोज करते हुए कहता है 13 फॉर्म सेलेस्टियल कैनन। मुझे लगता है कि ये सब कुछ है। हालांकि युमसुक अचानक चौंक जाता है और कहता है इंतजार करो, क्या ये हो सकता है? लानत हो, तो ऐसा ही है। मुझे तब ही समझ जाना चाहिए था जब उसने डीमन रिपलिंग करैक्टरिस्टिक का जिक्र किया था। वो अपनी स्वॉर्ड में ओरा डालकर कहता है लानत हो, मैं अपनी डिमोनिक एनर्जी के साथ मिलकर फायर एलिमेंट डीमन रिपलिंग टेक्निक की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये एक रिएक्शन का कारण बन रहा है। युमसुक फनी सा चेहरा बनाते हुए कहता है शिट, ये कमीनी स्वॉर्ड मेरी डिमोनिक एनर्जी से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। वो दोनों स्वॉर्ड युमसुक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती हैं। युमसुक उछलकर इन्हें डोज करता है। फिर वो युमसुक के पीछे से हमला करती है। युमसुक उन दोनों स्वॉर्ड्स पर अपनी स्वॉर्ड से वार करता है जिससे वो दूर उड़कर पहाड़ में जा टकराती हैं, जिससे पहाड़ की चट्टान टूट जाती है। युमसुक इन्हें गाली देता है फक, मैं हार गया। युमसुक उन दोनों तलवारों को अपनी तरफ खींचता है। तलवारें फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। युमसुक कहता है सीरियसली ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों को ये बता सकूं कि मैं अपनी ही इंटरनल एनर्जी के खिलाफ लड़ रहा हूं। वो तलवार तेजी से युमसुक की तरफ आती हैं। युमसुक उन्हें अपनी तरफ आते देख कर घबरा कर कहता है शिट, नहीं रुको, वहीं रुको। फिर पहाड़ों से हमें उसकी चीख की आवाज गूंजती सुनाई देती है। सीन शिफ्ट होता है। हमें जिंगप्योंग को दिखाया जाता है जो हैरानी से कहता है आपकी लड़ाई किससे हुई? दूसरी तरफ हमें युमसुक को दिखाया जाता है जिसका मुंह सूजा हुआ था। युमसुक कहता है क्या आपको कुछ कहना है? युमसुक फनी सा सीरियस चेहरा बनाते हुए जिंगप्योंग से कहता है किसने कहा मैं किसी से लड़ा? क्या कोई है जो मुझसे लड़ने की हिम्मत करे? जिंगप्योंग कांपती आवाज में कहता है लेकिन तुम्हारा चेहरा। युमसुक चेहरा हाथ से ढांपते हुए कहता है चलते चलते मैं बस नीचे गिर गया था। जिंगप्योंग चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए सोचता है नीचे गिर गया, माय एस। ये तो साफ नजर आता है लेकिन इसका मतलब नहीं समझ आता। जिंगप्योंग अंदाजा लगाने की कोशिश करता है लेजेंडरी स्वॉर्ड गॉड के खिलाफ कौन लड़ा होगा। नहीं, क्या किसी के लिए पॉसिबल भी है कि वो ग्रेट एल्डर पर हमला कर सके? अब सीन दूसरी तरफ आता है। हमें लाल कपड़े वाले लड़के को दिखाया जाता है जो किसी के हमले से दरवाजा तोड़कर बाहर गिरता है और खून की उल्टी करता है। वो गुस्से में कहता है आप तो शाइस्ता तरीके से काम कर रहे थे, क्या अब आप अपना ट्रू नेचर दिखा रहे हैं? दूसरी तरफ नीले कपड़ों वाला लड़का गुस्से में जवाब देता है चुप रहो बदतमीज कमीने। लाल कपड़ों वाला लड़का हंसते हुए कहता है क्या ये सच नहीं है कि आप कुछ साजिश कर रहे हैं? नीले कपड़ों वाला लड़का झुंझला कर कहता है पहले अपनी जुबान को कंट्रोल करो। लाल कपड़ों वाला लड़का कहता है क्या मैंने सही अंदाजा लगाया? वालिद हमें नहीं देख रहे, क्यों न मौके का फायदा उठाओ और मेरे साथ मुकाबला करो। ये सुनकर नीले कपड़ों वाला लड़का गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हारा दिमाग हमेशा इतना खराब क्यों होता है? लाल कपड़ों वाला लड़का जोर से हंसते हुए कहता है अगर कोई हमारी बातें सुन ले तो वो यूं ही समझेगा कि मैं ही बुरा हूँ, लेकिन याद करो वो कौन था जो बचपन में सब कुछ खराब करता था? नीले कपड़ों वाला लड़का गुस्से में जवाब देता है तुम। लाल कपड़ों वाला याद दिलाने के अंदाज में कहता है वो वक्त याद है जब तुमने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने वालिद का बर्तन तोड़ा? इससे बदतर बात ये थी कि मैं वो भी नहीं था जिसने ऐसा किया। इसकी वजह से मुझे 5 साल तक पैट्रियाज पवेलियन में जाने से मना कर दिया गया।
इन 5 सालों के दौरान मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था क्यों वालिद और मेरे क्लैन के बाकी मेंबरान मुझसे नफरत करते थे। मुझे इसके बारे में सिर्फ बाद में पता चला कि मैं सबसे ज़्यादा परेशानी का शिकार बच्चा बन गया था, किसी ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाने के बाद जो मैंने नहीं किया। नीले कपड़ों वाला लड़का कहता है, अगर तुमने अच्छा बर्ताव किया होता तो लोग तुम पर शक ना करते। लाल कपड़ों वाला लड़का अफसोस से कहता है, तुम कभी नहीं बदलोगे। नीले कपड़ों वाला लड़का चीखते हुए कहता है, तुम्हारा मसला ये है कि तुम हमेशा सबको नीचे दिखाने की कोशिश करते हो। लाल कपड़ों वाला लड़का जवाब देता है, और तुम हमेशा मेरे रास्ते में रुकावट बनते हो। क्यों हर चीज पैदाइश के वक्त से तुम्हें मिलती है और मुझे नहीं? नीले कपड़ों वाला लड़का कहता है, ये क्लैन का कानून है। लाल कपड़ों वाला लड़का गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करता है। नीले कपड़ों वाला लड़का कहता है, जब मैं क्लैन का पैट्रियार्च बनूंगा तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। फिर दोनों गुस्से में एक दूसरे पर हमला करते हैं। लाल कपड़ों वाला हमला डोज करते हुए कहता है, क्या तुम भूल गए कि मार्शल आर्ट्स में तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते? दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरते हैं। फाइटिंग पोज में आकर दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से से बढ़ते हैं, लेकिन अचानक एक गरजदार आवाज आती है, तुम दोनों फिर से लड़ रहे हो। दूसरी तरफ हमें युमसुक को आते हुए दिखाया जाता है। जिंगप्योंग युमसुक के कान में आकर कहता है, ओ ग्रेट एल्डर, ये फाइट तो किसी भी जंग की तरह नहीं लगती। दोनों भाई गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। युमसुक उन्हें देख कर कहता है, ये छोकरे। फिर युमसुक अपनी जगह से गायब होता है और उनके पीछे जाहिर होकर उनकी गर्दनें पकड़ लेता है और इन्हें हवा में उठा लेता है। गुस्से से युमसुक कहता है, तुम लोग, मैंने तुमसे बहुत नरमी से बात की थी और तुम लोग फियरलेस हो गए हो, है ना? और फिर इन्हें जमीन पर जोर से पटक देता है। दोनों दर्द से कराते हैं। जिंगप्योंग हैरान होकर सोचता है, ओ ये है इसका असल गुस्सा। क्या कोई तरीका नहीं कि वो इन दोनों से थोड़ा नरम लहजे में बात करे? दोनों भाई उठने की कोशिश करते हैं मगर अपने जिस्म को हिला नहीं पाते। जिंगप्योंग इन्हें देख कर कहता है, ओ वो जल्दी क्यों नहीं उठ रहे? युमसुक कहता है, तुम दोनों एक दूसरे को नहीं मार सकते, इसलिए तुम्हें एक साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए। तुम में से एक अपना नीचे का हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर सकता और दूसरा ऊपर का हिस्सा। तुम दोनों के दरमियान लड़ाई देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नीले कपड़ों वाला लड़का दर्द से कहता है, मेरे एक्यू पॉइंट ब्लॉक हो गए हैं। लाल कपड़ों वाला लड़का कहता है, लानत हो, प्रेशर पॉइंट ब्लॉक हो गए हैं। जिंगप्योंग सर खुजाते हुए हैरत से सोचता है, वाओ, एल्डर ने इनके एक्यू पॉइंट ब्लॉक कर दिए हैं। ओ मेरे खुदा, इस ब्लॉकेज को ख़त्म होने में कुछ वक्त लगेगा। ये दोनों कुछ वक्त तक तकलीफ में रहेंगे। युमसुक जिंगप्योंग से कहता है, चले चलते हैं। जिंगप्योंग पूछता है, कहाँ? युमसुक गुस्से से कहता है, और कहाँ? मैंने इन्हें खामोश रहने को कहा। अब मुझे बाकी लोगों को पकड़ना है जो अभी तक इधर उधर भटक रहे हैं, ये छोटे बदमाश। दूसरी तरफ हमें बैक्सुरोंग दिखाई देती है जो हल्का सा सांस छोड़ते हुए कहती है, मुझे माउंट हुआ सेक्ट लीडर से मिलने की जरूरत है। फिर वो याद करती है वो मंजर जब वो युमसुक से मिलती है, जहाँ युमसुक हंसते हुए कहता है, हाँ ओक्टालोटस सेक्ट, इसे छोड़ो, तुम पीछे रहो। ये सोचकर वो गुस्से से कहती है, मेरे वर्ड्स वर्ड गॉड तक नहीं पहुंच सकते, मुझे माउंट हुआ सेक्ट लीडर से बात करनी है। वो गुस्से से अपनी आंखें चमकाते हुए कहती है, मैं इससे मिलूंगी और इसे बताऊंगी कि ओक्टालोटस फिरका वाकई क्या चाहता है। वो सेक्ट लीडर के कमरे के बाहर पहुंचती है जहां एक डिसाइबल कहता है, आप सेक्ट लीडर से मिलना चाहती हैं? मुझे अफसोस है लेकिन वो फिलहाल बीमार हैं और इसलिए वो किसी से नहीं मिल रहे हैं। लड़की कहती है, फिर मैं कब मिल सकूंगी? डिसाइबल कहता है, हम ये नहीं बता सकते कि वो कब उठेंगे। ग्रैंड एल्डर ने किसी भी विजिटर को सेक्ट लीडर से मिलने से मना किया है। लड़की ये सुनकर सोचती है, फिर से ग्रेट एल्डर? मुझे परवाह नहीं है, यहाँ तक कि मेरे मार्शल आर्ट्स टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएं, क्योंकि ओक्टालोटस सेक्ट की टेक्निक जैसे जेड पोजीशन मिस्टिक आर्ट और जेड डैम स्वॉर्ड लंबे अरसे से माउंट हुआ सेक्ट में गुम हो चुकी है। फिर वो अपनी मुट्ठी गुस्से से बंद करके सोचती है, मैं सिर्फ खुद को सेक्रीफाइस कर दूंगी। हमारे सेक्ट के जियांगू में बहुत से अलाइज हैं, माउंट हुआ सेक्ट की तरह जो गिलोरी से गिर चुका है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो माउंट हुआ सेक्ट के खिलाफ हमारा अपर हैंड होगा। उसी वक्त लड़की के पीछे से आवाज आती है, तुम सब क्या कर रहे हो?
मैंने तुम्हें कहा था कि आगे आओ। लड़की पीछे मुड़कर देखती है और सोचती है ये आवाज़ तो। दूसरी तरफ हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो डिसाइपल से गुस्से से कहता है, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ जाने की? क्या आपको लगता है कि ट्रायंगल पैलेस मास्टर के ऑर्डर्स मजाक हैं? डिसाइपल कहता है, कैसे आप अपने आप को ट्रायंगल पैलेस मास्टर कह सकते हैं? दूसरा डिसाइपल कहता है, ये बिल्कुल भी वो नहीं है मास्टर अंकल। बूढ़ा आदमी गुस्से से कहता है, अगर ऐसा नहीं है तो अपनी स्वॉर्ड निकाल लो। क्या मुझे आप लोगों को अपने ऑर्डर्स पर अमल करने से पहले एक क्लब से मारना चाहिए? ये सुनकर दोनों अपनी स्वॉर्ड्स निकाल कर कहते हैं, ठीक है, हम आपके ऑर्डर्स पर अमल करेंगे। लड़की दीवार से झांक कर देखती है और सोचती है, ट्रायंगल पैलेस अपनी अरूज पर वो शाओलिन के अर्थहाल और वोडोंग सेक्ट के ट्रू मार्शल अकेडमी के बराबर थे। बूढ़ा आदमी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है, आओ दिखाओ। लड़की सोचती है, इस सूरत में वो बूढ़ा आदमी माउंट हुआ सेक्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल मास्टर सोरिंग शैडो चैन होगा। बूढ़ा उनकी तरफ अपनी तलवार लाता है तो वो दोनों उस पर हमला करते हैं। बूढ़ा आदमी अपनी एक टेक्निक इस्तेमाल करता है और उन्हें एक जबरदस्त स्लैश मार कर पीछे धकेल देता है, जिससे वो हैरान हो जाते हैं। फिर वो दोनों अपने आप को बैलेंस करते हुए दोबारा हमला करते हैं तो बूढ़ा आदमी कहता है, ऐसी स्किल से कुछ नहीं होगा। बूढ़ा आदमी अपनी स्वॉर्ड से स्लैश मारकर डिसाइपल पर हमला करता है, जिसे डिसाइपल अपनी तलवार से रोकता है। फिर बूढ़ा आदमी लगातार स्लैशेस मारता है, जिसके फोर्स से दोनों पीछे हो जाते हैं। बूढ़ा इन्हें देखकर कहता है, क्या तुम लोगों ने बस इतना ही सीखा है? डिसाइपल कहता है, हम अभी खत्म नहीं हुए। डिसाइपल गुस्से से आगे बढ़ता है और ऊपर से हमला करता है तो बूढ़ा आदमी अपनी स्वॉर्ड से इसके हमले को रोकता है, फिर एक स्लैश लगाता है जिसकी वजह से डिसाइपल पीछे हट जाता है। डिसाइपल फिर अपनी एक टेक्निक इस्तेमाल करता है और कहता है, स्पिन। पहला डिसाइपल अपनी स्वॉर्ड के साथ हमला करता है और बूढ़ा आदमी हैरान होकर सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है। दूसरे डिसाइपल ने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए छलांग लगाई और हमला किया। लड़की ये सब देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है, ये नाकाबिले यकीन है, इस उम्र में कोई इतनी बेहतरीन स्वॉर्डमैनशिप कैसे सीख सकता है। जैसे ही दोनों की तलवारें बूढ़े आदमी के करीब पहुंचती हैं, वो एक जबरदस्त टेक्निक का इस्तेमाल करता है और दोनों हमलों को रोक देता है। पहला डिसाइपल पीछे हटता है, लेकिन अपनी स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़कर दोबारा पूरी ताकत से हमला करता है। बूढ़ा आदमी ये देखकर गुस्से में चिल्ला उठता है, तुम बदतमीज लड़के। इसकी आवाज के साथ ही एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। दोनों डिसाइपल्स हवा में अपना बैलेंस खो देते हैं और पीछे हट जाते हैं। वो इसे फील करते हैं कि अब सिचुएशन बहुत डेंजरस हो चुकी है। इन्हें अपने मास्टर युमस्युक की वो बात याद आती है जब उसने सिखाया था लोटस स्वॉर्ड टेक्निक को मिड एयर में किस तरह इस्तेमाल करना है। लेकिन याद रखो, इस टेक्निक को सिर्फ मिड एयर में लिमिटेड नहीं किया जा सकता। तुम्हें इसके ट्रू इंटेंशन को समझना होगा। लड़ाई हमेशा डेंजरस होती है, इसलिए जितना हो सके अपने दुश्मन से दूर रहो। इन्हें कंफ्यूज करो और चीजों को उनके लिए जितना मुश्किल हो इतना ही बना दो। दोनों डिसाइपल्स गुस्से में अपने दांत पीसते हैं और अपनी स्वॉर्ड्स को पूरी ताकत से बूढ़े आदमी की तरफ फेंकते हैं। उनके जहनों में एक ही सोच होती है, हाँ, हमें इसे हर हाल में हराना है। जब दोनों स्वॉर्ड्स बूढ़े आदमी के करीब पहुंचती हैं तो वो अपनी स्वॉर्ड से एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दोनों स्वॉर्ड्स को हवा में उछाल देता है। तलवारें हवा में रोटेट कर रही होती हैं कि अचानक पहला डिसाइबल आगे बढ़कर अपने पांव से हमला करता है और फौरन दूसरा डिसाइबल भी उसे सपोर्ट करने के लिए हरकत में आता है। यह देखकर लड़की हैरत में पड़ जाती है और सोचती है कि ये यंग डिसाइबल किस कदर बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं। बूढ़ा आदमी गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम बदतमीज लड़के, क्या तुम वाकई सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? दोनों डिसाइपल्स जवाब देते हैं, नहीं, हमारे पास अभी भी दिखाने के लिए बहुत कुछ है, ये बैटल अभी खत्म नहीं हुई। ये अल्फाज सुनकर लड़की का मुंह हैरत से खुला रह जाता है। वो अपने दांत पीस कर सोचती है, शायद हमारे ओक्टालोटस सेक्ट ने माउंट हुआ सेक्ट के बारे में हमेशा गलत फहमी रखी है। अब सीन होंगवासुन पर आता है, जहां माउंट हुआ सेक्ट के डिसाइपल्स उसे एहतराम से सलाम करते हैं। होंगवासुन खामोशी से आगे बढ़ता है और अपनी सोचों में गुम हो जाता है। एक काइंड पर्सन की तरह बर्ताव करना कितना मुश्किल है, ये सब कुछ कितना मौसका खेज है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैं माउंट हुआ सेक्ट में फंस गया हूँ और कुछ भी करने से बेबस हूँ। क्या मुझे अपने तमाम ब्रदर्स को यहाँ बुलाना चाहिए और इस जगह को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देना चाहिए? इसके जहन में एक मंसूबा बनता है। मेरे वालिद और 5 ग्रेट एल्डर्स स्वॉर्ड गॉड के बराबर हैं। उनके लिए माउंट हुआ डिक्लाइनिंग सेक्ट के बचे कुचे डिसाइपल्स को खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं। माउंट हुआ सेक्ट मेरे सब्र का
इम्तिहान ना ले, क्योंकि एक बार मैं ब्लड पैंथर अपनी तबाही का सिलसिला शुरू कर दूं तो फिर कोई नहीं जान सकेगा कि मैं कहां तक जा सकता हूं। होंग वासुन ये सोचते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक रुक जाता है और पीछे देखता है। वो कुछ बच्चों को भागते हुए देखता है जो किसी तरफ जा रहे थे। होंग वासुन हैरानी से कहता है, ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? सूरज अभी तलू हुआ है और वो खेलने में लग गए हैं। जब वो उन बच्चों को देखता है तो पता चलता है कि वो किसी ड्राइंग के ऊपर खेल रहे हैं। ये देखकर होंग वासुन मज़ाहिया लहजे में सोचता है। कहते हैं कि सेब दरख्त से ज़्यादा दूर नहीं गिरता। अगर माउंट वासेक्ट के लोग इस तरह का रवैया रखते हैं तो इनके पास कोई फ्यूचर नहीं। ये लोग खुद अपनी तबाही के रास्ते पर चलने का इंतखाब कर रहे हैं। वो अभी छोटे उम्र के बच्चे हैं तो इन पर सख्ती करनी चाहिए ताकि वो बेहतर ट्रेनिंग हासिल करें। इसी दौरान पीछे से एक बच्चे की आवाज़ आती है, सीनियर ब्रदर जल्दी करो। इस पर एक दूसरा बच्चा जवाब देता है, तुमने सुना, जल्दी करो। होंग वासुन बच्चों को देखता है और ख़ास तौर पर उस बच्चे पर नज़र रखता है जो ड्राइंग पर हरकत कर रहा होता है। वो हैरत और मुतजस्सुस के साथ उसकी हरकतों को ऑब्जर्व करता है। अचानक होंग वासुन की आंखें हैरानी से खुल जाती हैं। वो अपने आप से कहता है, ये क्या हो रहा है? वो क्या कर रहा है? बच्चे आपस में एक दूसरे से बहस करते हैं, मैं पहले जाऊंगा, नहीं मैं पहले जाऊंगा, अब मेरी बारी है। होंग वासुन उलझन में उन बच्चों की हरकत देख रहा होता है। उसी वक्त एक और बच्चा पीछे से आता है और कहता है, इन्होंने शुरू कर दिया है और मुझे बुलाया भी नहीं। होंग वासुन फौरन उस बच्चे को रोक कर कहता है, रुको, 1 मिनट इंतजार करो, क्या तुम मुझे बता सकते हो वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? बच्चा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ये ट्रेनिंग है, ये वो चीज़ है जो ग्रैंड एल्डर ने हमें सिखाई है, ये वाकई एक फ़न है। होंग वासुन मजीद सवाल करता है, ग्रैंड एल्डर ने तुम लोगों को ये सिखाया, ये क्या है? बच्चा फ़क्र से जवाब देता है, ये 16-4 पावर टेक्निक्स है। होंग वासुन हैरानी और उलझन के साथ दोहराता है, 64 क्या तुम कहना चाह रहे हो कि ये लोग खेल नहीं रहे बल्कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं? बच्चा हंसते हुए कहता है, जी हाँ, ग्रेट एल्डर ने हमें बताया कि जब हम 64 पावर टेक्निक्स को मुकम्मल कर लेंगे तो हम सिर्फ 8 ब्रीथ में ग्रेट हेवनली सर्कुलेशन हासिल कर सकते हैं। होंग वासुन अपनी हैरानी छुपा नहीं पाता और कहता है, सिर्फ 8 ब्रीथ में ग्रेट हेवनली सर्कुलेशन, ये क्या बकवास है? बच्चा फ़क्र से होंग वासुन को जवाब देता है, हमने ये काम सिर्फ 4 माह के लिए किया है, लेकिन अब हम 64 पावर टेक्निक्स के लिए 3 स्टार से 4 स्टार तक जा सकते हैं। हम अब अपनी अंदरूनी तवानाई को रोटेट करने के काबिल हैं। फर्स्ट सीनियर ब्रदर 5 स्टार तक पहुंचने में कामयाब रहा। होंग वासुन ये सुनकर हैरानी से कहता है, क्या वाकई ये पॉसिबल है? फिर होंग वासुन इस बच्चे के कंधे पर हाथ रखकर उसकी एनर्जी को महसूस करता है। वो बच्चे के जिस्म में मौजूद एनर्जी को देखकर हैरान हो जाता है और दिल में सोचता है, ये कैसे हो सकता है? क्या ये वाकई पॉसिबल है? दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।